गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का फिर से वेलकम है इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है जीके बाई मयंक सर। दोस्तों, हम लोग यहाँ पर राजस्थान इतिहास कर रहे हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है राजस्थान में 1857 की क्रांति। ठीक है, इसकी एक क्लास हो चुकी है। पहली क्लास में हमने जो फैक्चुअल बातें थी वो हमने पहली क्लास में कवर की थी। अब इस क्लास के अंदर कैसे क्रांति चली, क्रांति की क्या रूपरेखा रही, राजस्थान में कहां कहां क्रांति हुई, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इसको हम ट्रिक के साथ में समझेंगे। जो लोग नए जुड़े हैं चैनल से वो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके सामने आते रहे और उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, तो 1857 की अगर क्रांति की बात करें तो राजस्थान में मेनली जो क्रांति हुई थी वो सैनिकों के द्वारा की गई थी। यानी कि राजस्थान में जो भी 1857 की क्रांति हुई थी वो सैनिकों के द्वारा और सैनिक छावनियों में की गई थी। ठीक है, अगर हम बात करें 1857 के समय तो राजस्थान में 6 सैनिक छावनियां थी। राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां थी? 6 सैनिक छावनियां थी। उन 6 सैनिक छावनियों के बारे में जो ट्रिक है, कोड है, वो आपको याद रखना है। कोड क्या है? नानी ऐब देखे। ठीक है, नानी ऐब देखे। न से हो गया नसीराबाद, तो नसीराबाद क्या थी? एक छावनी थी। ठीक है, नी से हो गया नीमच। नसीराबाद पड़ता है अजमेर में, नीमच पड़ता है मेवाड़ में। ठीक है, और अगर बात की जाए ए से हो गया एरिनपुरा। एरिनपुरा, एरिनपुरा पड़ता है पाली में। ठीक है, राजस्थान में सबसे पहले क्रांति कहां हुई थी? नसीराबाद में हुई थी। अभी हम बात करेंगे इसके बारे में। बै से हो गया ब्यावर, ब्यावर अजमेर। दै से हो गया देवली, और देवली छावनी पड़ती थी टोंक में। ठीक है, और ख से हो गया खेरपुरा, खैरपुरा। और खैरपुरा की जो छावनी है ये पड़ती थी उदयपुर में। ठीक है, सबसे पहले राजस्थान में सर्वप्रथम जो विद्रोह हुआ था वो नसीराबाद छावनी में हुआ था। ठीक है, विद्रोह की तिथि क्या थी? तो नसीराबाद में जो विद्रोह हुआ वो हुआ था 28 मई 1857 को। ठीक है, नसीराबाद में 28 मई 1857 को विद्रोह हुआ। नीमच की अगर बात की जाए तो नीमच में 3 जून 1857 को विद्रोह हुआ था। ठीक है, नीमच के बाद में अगर बात की जाए एरिनपुरा, तो एरिनपुरा में 21 अगस्त 1857 को विद्रोह हुआ था। ठीक है, ब्यावर और खैरपुरा में विद्रोह नहीं हुआ। ठीक है, यहां पर किसी भी प्रकार का कोई भी विद्रोह नहीं हुआ था। देवली टोंक में जो विद्रोह हुआ था वो हम टोंक रियासत का जो विद्रोह होगा उसी के साथ में इसको कवर कर लेंगे। ठीक है, तो ये तो बात होगी कि कहां कहां विद्रोह हुआ था। सबसे खतरनाक जो विद्रोह हुआ था वो एरिनपुरा पाली में हुआ था, जिसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि यहां पर कौन कौन सी सैनिक टुकड़ियां थी। सैनिक टुकड़ियां, ठीक है, तो नसीराबाद छावनी के अंदर जो सैनिक टुकड़ी थी उसका नाम था 15वीं या 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। ठीक है, बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। और ये क्वेश्चन एग्जाम में 2-3 बार पूछा गया है, तो आप ध्यान रखना नसीराबाद में कौन सी सैनिक टुकड़ी तैनात थी। तो नसीराबाद में 15वीं या 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री तैनात थी। फिर हम बात करें नीमच कोटा में पड़ता है, और यहां पर जो सैनिक टुकड़ी तैनात थी उसका नाम था कोटा लीजियन। यहां पर जो सैनिक टुकड़ी तैनात थी उसका नाम था कोटा लीजियन। एरिनपुरा पाली के अंदर जो सैनिक टुकड़ी तैनात थी उसका नाम था जोधपुर लीजियन। ठीक है, यहां पर कौन सी सैनिक टुकड़ी तैनात थी? जोधपुर लीजियन नाम की सैनिक टुकड़ी तैनात थी। ब्यावर की अगर बात की जाए तो ब्यावर में मेरों की सेना थी।
मेरों की टुकड़ी थी। ठीक है। और अगर बात की जाए देवली टोंक, तो यहां पर भी कोटा लीजियन की टुकड़ी तैनात थी, कोटा लीजियन। और अगर बात की जाए खैरपुरा उदयपुर में, तो यहां पर भीलों की टुकड़ी तैनात थी, भील सेना टुकड़ी ये तैनात थी। ठीक है। तो मेन बातें आपको थोड़ी सी यहां पर ध्यान रखनी है। अब आगे हम बात करेंगे कि विद्रोह कैसे चला, कैसे इसकी स्टार्टिंग रही, क्या इसकी रूपरेखा रही। तो राजस्थान में सर्वप्रथम विद्रोह कहां हुआ? नसीराबाद अजमेर में हुआ था। कब हुआ था? 10 मई 1857 को। ठीक है। तो अब हम बात करेंगे नसीराबाद की। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं नसीराबाद। नसीराबाद जो थी एक सैनिक टुकड़ी थी, और इसका जो गठन किया गया था वो एजीजी की जो एजेंट टू गवर्नर जनरल था उसके ऑफिस की सुरक्षा करने के लिए इस टुकड़ी का गठन किया गया था। तो पहला नंबर हम लिख लेते हैं नसीराबाद। नसीराबाद में विद्रोह। नसीराबाद कहां पड़ता है? अजमेर में। कब हुआ है यहां पर विद्रोह? तो 28 मई 1857 को यहां पर विद्रोह हुआ है। ठीक है। अब देखो विद्रोह की बात की जाए तो नसीराबाद के अंदर जो सेना टुकड़ी थी तैनात की गई थी उसका नाम था बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। ठीक है। बंगाल नेटिव इन्फेंट्री को यहां पर तैनात किया गया था। और नसीराबाद का जो अंग्रेज सैनिक कमांडर था उसका नाम था मेजर प्रिजार्ड। मेजर प्रिजार्ड इसका नाम था। ठीक है। देखो ऐसा हुआ कि 10 मई 1857 को 10 मई 1857 को मेरठ में जो है 1857 की क्रांति प्रारंभ हो गई। मेरठ के जो सैनिक थे उन्होंने वहां पर क्रांति कर दी। ठीक है। तो नसीराबाद का जो सैनिक कमांडर था मेजर प्रिजार्ड, मेजर प्रिजार्ड डर गया। मेजर प्रिजार्ड को लगा कि भाई कहीं नसीराबाद के सैनिक जो हैं ये भी विद्रोह न कर दे। तो इसलिए मेजर प्रिजार्ड ने जो बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी इनको शस्त्र रहित करने का आदेश दिया। ठीक है। तो इससे जो सैनिक थे वो नाराज हो गए। सैनिक बोले कि भाई आपको हम पर विश्वास ही नहीं है, ये क्या बात हो गई। तो सैनिक इस चीज से नाराज हो गए और सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। ठीक है। इस विद्रोह के अंदर मेजर प्रिजार्ड जो है वो तो भाग गया। ठीक है। मेजर प्रिजार्ड भाग गया, लेकिन स्पाटीवुड, न्यूबेरी, वैन और सेवन ये अंग्रेज अधिकारी थे, ये सब मारे गए। ठीक है। ये सब क्या हुए? मारे गए। इन सब की मतलब मौत हो गई। और एक यहीं पर अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम था पेंसी। तो पेंसी नाम का एक अंग्रेज अधिकारी था, उसको हार्ट अटैक आ गया। तो हार्ट अटैक से उसकी मृत्यु हो गई। मेजर प्रिजार्ड जो था वो नसीराबाद छोड़कर भाग गया। लॉक और हार्डी नाम के दो अन्य अंग्रेज अधिकारी थे, वो घायल हो गए। ठीक है। बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के जो लोग थे इन्होंने नसीराबाद को खूब लूटा, और नसीराबाद को लूट कर ये लोग किधर निकल गए? दिल्ली की तरफ निकल गए। ठीक है। जितने भी देखो ये क्रांतिकारी होंगे, जहां भी क्रांतियां हुई है, ये सब क्रांतिकारी मतलब नसीराबाद में हुई तो नसीराबाद को लूटा और दिल्ली निकल गए। मतलब सारे के सारे क्रांतिकारी दिल्ली की तरफ जा रहे हैं। ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है, हर आदमी कहां जा रहा है? दिल्ली की तरफ जा रहा है। तो ये कहां निकल गए? दिल्ली की तरफ निकल गए। इसी पर मेजर प्रिजार्ड जो है उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। मेजर प्रिजार्ड ने ये बोला कि अगर नसीराबाद के सैनिक जो है दिल्ली न जाकर अजमेर आ जाते तो इस क्रांति का स्वरूप ही कुछ और होता। मतलब ऐसा होता कि राजस्थान के ऊपर क्रांतिकारियों का कब्जा हो जाता। लेकिन ये क्रांतिकारी
अजमेर न जाकर किधर निकल गए, दिल्ली की तरफ निकल गए, जिनको बाद में अंग्रेजों ने कुचल दिया। ठीक है, तो ये मेन मेन बातें हो गई नसीराबाद में विद्रोह की। ठीक है, इसको अब अपन नोट डाउन कर लेते हैं फटाफट। समझ आया? तो बस इसको बस नोट डाउन करते जाओ और समझते जाओ, इसके बाहर आपके कहीं नहीं जाएगा, आप डोंट वेरी रहो। ठीक है, इसके बाहर कहीं नहीं जाना। तो नसीराबाद में विद्रोह कब हुआ है? 28 मई 1857 को हुआ है। डेट आपको याद रखनी है। ठीक है, सैनिक टुकड़ी, यहां पर कौन सी सैनिक टुकड़ी तैनात थी? तो यहां पर 15वीं नेटिव बंगाल इन्फेंट्री, ठीक है, ये तैनात थी। और अगर बात की जाए सैनिक कमांडर, तो यहां का सैनिक कमांडर कौन था? तो नसीराबाद का जो सैनिक कमांडर था उसका नाम था मेजर प्रिजार्ड। ठीक है, कारण कि भाई नसीराबाद में ये क्रांति क्यों हुई, इसका क्या कारण था? तो इसका कारण था सैनिकों को शस्त्र रहित किया जाना और सैनिकों के प्रति अविश्वास। ठीक है, सैनिकों को शस्त्र रहित किया जाना, शस्त्र रहित किया जाना प्लस सैनिकों के प्रति अविश्वास। इससे सैनिक जो थे वो नाराज हो गए, सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। ठीक है, मेजर प्रिजार्ड के आदेश पर, मेजर प्रिजार्ड के आदेश पर सैनिकों को शस्त्र रहित किया गया, जिससे सैनिक भड़क गए। ठीक है, भड़क गए और विद्रोह शुरू हो गया। इस विद्रोह में न्यूबेरी, स्पाटीवुड, वैन व सेवन नामक अंग्रेज अधिकारी मारे गए, अंग्रेज अधिकारी मारे गए। ठीक है, लॉक व हार्डी घायल हुए। ठीक है, मेजर प्रिजार्ड नसीराबाद छोड़कर भाग गया। ठीक है, मेजर प्रिजार्ड जो है वो नसीराबाद छोड़कर भाग गया। पेंसी नामक अंग्रेज अधिकारी की, ये देखो ये सारे फैक्ट हैं भाई, इन सारे फैक्टों में से क्वेश्चन बनते हैं, कहीं से भी कुछ भी उठाकर पूछ सकते हैं, हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है। पेंसी नामक अंग्रेज अधिकारी, पेंसी नामक अंग्रेज अधिकारी की हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई, हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। ठीक है, अब ये जो क्रांतिकारी थे, इन क्रांतिकारियों ने नसीराबाद को लूटा और दिल्ली की तरफ प्रस्थान कर दिया। ठीक है, तो क्रांतिकारियों ने नसीराबाद को लूटा तथा दिल्ली की ओर प्रस्थान कर दिया, दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। ठीक है, अब इसी पर ही मेजर प्रिजार्ड ने क्या बयान दिया? मेजर प्रिजार्ड ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि अगर ये क्रांतिकारी दिल्ली की तरफ न जाकर अजमेर की तरफ चले जाते तो इस क्रांति का स्वरूप ही कुछ और होता, क्योंकि हमें पता है राजस्थान में अजमेर जो था वो अंग्रेजों की प्रमुख प्रशासनिक राजधानी था और यहीं पर अंग्रेजों का शस्त्रागार भी था और यहीं पर अंग्रेजों का खजाना भी था। ठीक है, तो यहां पर इन क्रांतिकारियों से गलती हुई, ये अजमेर न जाकर कहां चले गए? दिल्ली चले गए। ठीक है, तो एक दो लाइनें और है इसमें, लिख लेते हैं उनको भी। मेजर
प्रिजार्ड ने अपनी रिपोर्ट, मेजर प्रिजार्ड ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि अगर क्रांतिकारी दिल्ली न जाकर अजमेर आ जाते तो क्रांति का स्वरूप ही कुछ और होता। ठीक है। और एक बात और यहां पर स्टार बनाकर लिख लेना कि यहां पर जो सैनिक टुकड़ी तैनात थी बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, उसको जो परीक्षण है वो तारागढ़ दुर्ग की तलहटी में दिया जाता था। ठीक है। तो बंगाल नेटिव इन्फेंट्री को प्रशिक्षण तारागढ़ दुर्ग की तलहटी में दिया जाता था। ठीक है। इसके बाद में हम बात करेंगे नसीराबाद के बाद भरतपुर की। भरतपुर में विद्रोह हुआ, लेकिन सैनिकों ने विद्रोह नहीं किया, बीच में हुआ है 28 मई के बाद 31 मई को हुआ है, इसीलिए भरतपुर को अभी हम यहीं पर समझ लेंगे। ठीक है। मेनली जो विरोध हुआ है वो सैनिक छावनियों में हुआ है। इसके अलावा कोटा में आम जनता के द्वारा विद्रोह किया गया, जो राजस्थान का सबसे बड़ा जन विद्रोह था, तो उनके बारे में भी हम बीच बीच में बात कर लेंगे। ठीक है। टॉपिक कहीं नहीं रहेगा, सारा टॉपिक आपको कराया जाएगा। किसी बुक की, किसी नोट्स की आपको जरूरत नहीं है। एक इससे पहले की क्लास, एक ये क्लास, ये 2 क्लास कर लेना। 1857 आपका कहीं भी बाहर नहीं जाएगा, ये गारंटी है। ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे भरतपुर की क्रांति। सेकंड नंबर, भरतपुर में क्रांति। भरतपुर में क्रांति। ठीक है। कब हुई है? तो भरतपुर में क्रांति हुई है 21 मई 1857 को। 31 मई 1857 को जो है वो भरतपुर में क्रांति हुई है। किसने की भरतपुर में क्रांति भैया, किसने की? तो यहां पर मेवों प्लस गुर्जरों के द्वारा क्रांति की गई। ठीक है। क्या क्या घटना हुई क्रांति में? तो देखो यहां पर मेनली एक ही घटना हुई कि जो यहाँ का पॉलिटिकल एजेंट था भरतपुर का, मैं पहली क्लास में लिखवा चुका हूं कहां का कौन पॉलिटिकल एजेंट था, तो वहां देख लेना। तो भरतपुर का जो पॉलिटिकल एजेंट था जिसका नाम था मोरिसन भरतपुर छोड़कर भाग गया। क्रांतिकारियों ने भरतपुर को खूब लूटा और दिल्ली की तरफ निकल गए। ठीक है। तो घटना क्या हुई? पहली घटना यह हुई कि भरतपुर का पॉलिटिकल एजेंट मोरिसन भरतपुर छोड़कर भाग गया। ठीक है। दूसरी घटना, क्रांतिकारियों ने भरतपुर को खूब लूटा। क्रांतिकारियों ने भरतपुर को लूटा तथा दिल्ली चले गए। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे नीमच में विद्रोह। नानी ऐप देखिए, नसीराबाद नी से नीमच। तो सेकेंड नंबर जो मेन विद्रोह हुआ है वो कहां पर हुआ है? नीमच में। सैनिक छावनी वाला विद्रोह नीमच में हुआ है। तो नेक्स्ट हमारा आ जाएगा नीमच में विद्रोह। तो सेकंड नंबर हो जाएगा नीमच में विद्रोह। नीमच कहां पड़ता है? मेवाड़ में। ठीक है। नीमच में विद्रोह कब हुआ है? नीमच में विद्रोह तो 3 जून 1857 को नीमच में विद्रोह हुआ है।
ठीक है। यहां सैनिक टुकड़ी कौन सी थी? तो यहां पर जो सैनिक टुकड़ी थी उसका नाम था कोटा लीजियन, कोटा लीजियन। ठीक है। सैनिक कमांडर, यहां का सैनिक कमांडर कौन था? तो यहां का जो सैनिक कमांडर था उसका नाम था कर्नल एबार्ट, कर्नल एबार्ट। ये यहां का सैनिक कमांडर था। ठीक है। नेता की बात कर लेते हैं। जो इस क्रांति के प्रमुख नेता थे उसमें था नंबर 1 हरि सिंह और दूसरे था मोहम्मद अली बेग, मोहम्मद अली बेग। ये यहां के प्रमुख नेता थे। ठीक है। अब देखो यहां पर क्या घटना हुई। यहां पर ऐसी घटना हुई कि यहां मतलब जो सैनिक छावनी थी, नीमच वाली सैनिक छावनी, यहां पर अफवाह उड़ गई। ये अफवाह उड़ी कि किसी ने गेहूं के आटे में धर्म को भ्रष्ट करने के लिए, हिंदुओं और मुसलमानों का धर्म भ्रष्ट करने के लिए किसी ने गेहूं के आटे में गाय और सूअर की हड्डियां मिला दी है। ठीक है। गाय और सूअर की हड्डियों का इसमें चूरा मिला दिया गया है। तो ऐसे क्या हुआ, अफवाह उड़ी नीमच के अंदर। ठीक है। तो यहीं पर एक मेजर सावर्स था। मेजर सावर्स कौन था? मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था। ठीक है। तो मेजर सावर्स के आग्रह करने पर, मेजर सावर्स के आग्रह करने पर एक व्यक्ति था जिसका नाम था अर्जुन सिंह। ठीक है। अर्जुन सिंह नामक व्यक्ति आगे आता है और आटे को खाकर लोगों को यह बताता है कि भाई यहां पर जो खाना है, जो आटा है, उसके अंदर किसी भी तरह की हड्डियां वगैरह नहीं मिलाई गई है। ठीक है। तो ये बात तो यहीं खत्म हो गई। लेकिन फिर हम बात करते हैं 2 जून की। 2 जून की 2 जून को अंग्रेजों ने नीमच के सैनिकों को बुलाया और उनको अंग्रेजों से वफादारी की शपथ दिलवाई। ठीक है। क्योंकि नीमच से पहले नसीराबाद में जो सैनिक थे वो विद्रोह कर चुके थे, तो अंग्रेज इस चीज से डर गए। अंग्रेजों को लगा कि भाई कहीं नीमच वाले सैनिक भी विद्रोह न कर दे, इसलिए नीमच के सैनिकों को जो है वफादारी की कसम खिलाई गई। ठीक है। तो यहीं पर एक मोहम्मद अली बेग नाम का व्यक्ति था। 2 जून की घटना है। 2 जून को शपथ दिलवाई गई तो मोहम्मद अली बेग ने शपथ लेने से इनकार कर दिया। ठीक है। कारण क्या दिया मोहम्मद अली बेग ने? तो मोहम्मद अली बेग ने कहा कि आपने जब अवध के साथ में वफादारी नहीं की तो हम लोग आपके साथ में वफादारी क्यों करें। ठीक है। क्योंकि अवध को अंग्रेजों ने हड़प लिया था, कुशासन का आरोप लगाकर इसको अवध को हड़प लिया था अंग्रेजों ने। अब ये अवध का जो विलय है वो इंडियन हिस्ट्री के टॉपिक चला जाता है, इसलिए हम यहाँ बात नहीं करेंगे। हम थोड़ी सी बात करेंगे कि अवध का जो नवाब था उसका नाम था वाजिद अली शाह, वाजिद अली शाह। ठीक है। वाजिद अली शाह इसका नाम था। तो अंग्रेजों ने अवध के ऊपर इल्जाम लगाया कि अवध का जो नवाब है वाजिद अली शाह, ये अच्छी तरह से शासन नहीं चला रहा है, कुशासन चला रहा है, और ऐसा बोलकर अवध का जो विलय है वो अंग्रेजी साम्राज्य में कर लिया गया। ठीक है। तो वही मोहम्मद अली बेग ने 2 जून को शपथ लेने से इनकार कर दिया। मोहम्मद अली बेग ने अवध के हड़प का प्रश्न उठाया और कहा कि जब आपने अवध के साथ में वफादारी नहीं की तो हम आपके साथ में वफादारी क्यों करें। ठीक है। तो इसी के साथ में 3 जून से ये जो विद्रोह है वो भड़क गया। अभी जो अवध का नवाब था वाजिद अली शाह, ये भी बड़ा रंगीन मिजाज आदमी था। ये चाहता तो भाग सकता था, लेकिन ये भाई साहब भागे नहीं, आके अंग्रेजों ने इसको पकड़ लिया। ठीक है। चाहते तो भाग सकते थे, अब भागे क्यों नहीं? क्योंकि इनको जूता पहनाने वाला सेवक नहीं आया था। सामने जूती पड़ी है, खुद जूती पहन के नहीं भागे। ठीक है। इसी को तो कहते हैं नवाबी शौक। तो ये खुद जूती पहन के नहीं भागे। इनको अगर जूती पहनाने वाला आदमी आता तो ये भाग सकते थे, लेकिन वो आदमी नहीं आया तो इन्होंने खुद से जूती नहीं पहनी। अंग्रेज आए, पकड़ कर ले गए, 6x12 की काल कोठरी में डाल दिया। इत्र फुलेल में रहते थे, वहां पर इनको बदबू लगी और ये मर गए। ठीक है। तो ये पूरी जो कहानी है ये किसकी है? नीमच की है। तो 3 जून को 2 जून को शपथ लेने से इनकार किया मोहम्मद अली बेग ने, 3 जून को यहां पर क्रांति भड़क गई। ठीक है। जब क्रांति यहां पर भड़की तो यहां पर नीमच में 40 अंग्रेज परिवार फंस गए। ठीक है।
बाकी खूब सारे अंग्रेज थे वो तो भाग गए, लेकिन यहां पर 40 अंग्रेज परिवार जो थे वो फंस गए क्रांतिकारियों के बीच। ठीक है, तो ये 40 अंग्रेज परिवार जो है वो यहां से भागे, यहां से भागकर वो पहुंच गए डूंगला गांव। ठीक है, डूंगला गांव का एक किसान था जिसका नाम था रुग्गा राम। रुग्गा राम नाम का एक किसान था, तो रुग्गा राम ने इनको शरण दी थी। पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ध्यान रखना। ठीक है, तो डूंगला गांव का किसान था रुग्गा राम। रुग्गा राम ने इनको 40 अंग्रेज परिवारों को शरण दी। मेजर सावर्स, मेजर सावर्स कौन था? मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था। तो मेजर सावर्स ने आग्रह किया मेवाड़ के शासक स्वरूप सिंह से कि भाई इन 40 अंग्रेज परिवारों को कहीं बचाओ, कोई शरण दो। ठीक है, तो मेजर सावर्स के आग्रह पर जो मेवाड़ का शासक था जिसका नाम था स्वरूप सिंह, स्वरूप सिंह ने इन 40 अंग्रेज परिवारों को पिछोला झील, कहां पड़ती है? उदयपुर। पिछोला झील में एक जग मंदिर है, उस जग मंदिर के अंदर इनको रुकवाया था। तो ये भी बात आप याद रखना, ये पिछोला झील जग मंदिर वाला क्वेश्चन एग्जाम में 2-3 बार पूछा गया है। ठीक है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट करके इसको ध्यान में रखना। ठीक है, तो ये पूरी कहानी किसकी हो गई? नीमच के विद्रोह की हो गई। ठीक है, तो इसको बढ़ना पर नोट डाउन कर डालते हैं। तो देखो, तो यहां के नेता कौन हो गए? नीमच में विद्रोह के नेता हो गए हरि सिंह और मोहम्मद अली बेग। यहां का सैनिक कमांडर हो गया कर्नल अबार्ड। ठीक है, मेजर सावर्स के आग्रह पर, मेजर सावर्स के आग्रह पर अर्जुन सिंह ने आटे में हड्डी का चूरा मिला होने की अफवाह का खंडन किया। मिला होने की अफवाह का खंडन किया। ठीक है, ये ऐसी अफवाह उड़ गई थी कि खाने के आटे के अंदर किसी ने गाय और सुअर की हड्डियां मिला दी है। तो मेजर सावर्स के कहने पर अर्जुन सिंह ने वो आटा खाया और इस अफवाह का उसने खंडन किया। ठीक है, फिर हम बात करते हैं 2 जून को मोहम्मद अली बेग ने अवध की हड़प के प्रश्न पर वफादारी की शपथ लेने से इनकार किया। ठीक है, और इसी के साथ में क्या हुआ? यहां पर विद्रोह भड़क गया। ठीक है, अब इन सबको वफादारी की शपथ दिलाई जा रही थी। अभी हमने सारा बात करी थी, वफादारी की शपथ दिलाई जा रही थी। मोहम्मद अली बेग ने शपथ लेने से इनकार कर दिया और यहां पर क्रांति भड़क गई। ठीक है, 40 अंग्रेज परिवार यहां फंस गए। 40 अंग्रेज परिवारों को डूंगला गांव के रुग्गा राम ने शरण दी। ठीक है, रुग्गा राम से निकलकर ये पिछोला झील पहुंच गए 40 अंग्रेज परिवार। ठीक है, मेजर सावर्स के आग्रह पर स्वरूप सिंह कौन है? तो मेवाड़ का शासक है। स्वरूप सिंह ने इन अंग्रेज परिवारों को पिछोला झील के जग मंदिर में शरण दी। पिछोला झील कहां पड़ती है? उदयपुर में पड़ती है। तो जग मंदिर में इनको शरण दे दी थी। ठीक है, ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। और एक व्यक्ति था जिसका नाम था गोकुल चंद पारिक को इनकी
देख रेख में लगाया, देख रेख में लगाया। ठीक है, ये मेन बात होगी हमारे नीमच में विद्रोह की। नीमच के बाद में हम बात करेंगे एरिनपुरा में विद्रोह, जो कि सबसे खतरनाक तरीके का विद्रोह था। ठीक है, तो नेक्स्ट होगा एरिनपुरा में विद्रोह। एरिनपुरा पड़ता है पाली में। ठीक है, यहां पर भी अंग्रेजों की सैनिक टुकड़ी तैनात थी। थर्ड नंबर एरिनपुरा, एरिनपुरा में विद्रोह। एरिनपुरा में विद्रोह कब हुआ है? 21 अगस्त 1857 को हुआ है। एरिनपुरा में सैनिक टुकड़ी कौन सी थी? तो एरिनपुरा में जो सैनिक टुकड़ी थी उसका नाम था जोधपुर लीजियन। जोधपुर लीजियन प्लस पूर्बिया सैनिक, पूर्बिया सैनिकों की भी यहां पर एक टुकड़ी थी। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है, और अगर बात की जाए तो नारा, प्रमुख नारा क्या था? यहाँ के जो क्रांतिकारी थे उनका नारा क्या था? तो उन क्रांतिकारियों का नारा था चलो दिल्ली मारो फिरंगी, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। चलो दिल्ली मारो फिरंगी नारा कहां का है? तो एरिनपुरा का है। ठीक है, चलो दिल्ली मारो फिरंगी, ये नारा किसने दिया? तो ये नारा दिया शिवदास सिंह द्वारा। एक कोई व्यक्ति था जिसका नाम था शिवदास सिंह, तो शिवदास सिंह के द्वारा ये नारा दिया गया था, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। अगर बात की जाए यहाँ के नेता कौन से थे, एरिनपुरा में क्रांतिकारियों के नेता कौन थे? तो उसके लिए आप एक कोड याद रख लेना, मसोता, मसोता। ठीक है, मैं से हो गया मोती खां, ठीक है, सै से हो गया शीतल प्रसाद, सै से हो गया शीतल प्रसाद, और तय से हो गया तिलक राम, तिलक राम। ठीक है, तो ये कौन हो गए? यहाँ के नेता हो गए, क्रांतिकारियों के नेता हो गए। ठीक है, अब देखो अगर मेन बात की जाए तो जोधपुर का शासक, जोधपुर शासक, जोधपुर का शासक कौन था इस वक्त? तो वो था तख्त सिंह। जोधपुर का शासक था तख्त सिंह। ठीक है, देखो ऐसा हुआ कि चारों तरफ सैनिक छावनियों में राजस्थान में जगह जगह पर क्रांति हो रही थी। तो राजस्थान का जो एजीजी था, एजीजी मतलब एजेंट टू गवर्नर जनरल, एजेंट टू गवर्नर जनरल। ठीक है, देखो भारत में अंग्रेजों का सबसे बड़ा अधिकारी कौन था? तो भारत में अंग्रेजों का सबसे बड़ा अधिकारी होता है गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल जो होता है वो अंग्रेजों का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। और भारत का जो गवर्नर जनरल था 1857 में, वो था लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, राजस्थान में अंग्रेजों का जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है उसको कहा जाता है एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल। और राजस्थान में उस वक्त जो एजेंट टू गवर्नर जनरल था उसका नाम था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। ठीक है, तो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस जो है इसको चिंता हुई। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस ने तख्त सिंह को पत्र लिखा। तख्त सिंह को पत्र लिखकर पैट्रिक लॉरेंस ने बोला कि भाई माउंट आबू के अंदर जो एजीजी ऑफिस है उसकी सुरक्षा की जाए, ऐसा ना हो कि क्रांतिकारी वहां पर हमला कर दे। ठीक है, तो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस के कहने पर तख्त सिंह ने जो एजीजी ऑफिस है उसकी सुरक्षा करने के लिए जोधपुर लीजियन को भेज दिया था। ठीक है, और यही जोधपुर लीजियन वहां जाकर 21 अगस्त के दिन क्रांति कर देती है। ठीक है, तो जोधपुर लीजियन जो है वो क्रांति करती है। जोधपुर लीजियन को कौन भेज रहा है? तख्त सिंह भेज रहा है। ठीक है, जोधपुर लीजियन को भेजा। अब यही जोधपुर लीजियन 21 अगस्त को जाकर वहां पर एजीजी ऑफिस में जाकर तोड़फोड़ कर देती है, वहां पर जाकर लूटपाट मचा देती है। ठीक है, और उसके बाद में जो जोधपुर लीजियन है ये निकलने लगती है दिल्ली की तरफ। किधर जा रही है?
दिल्ली की तरफ जा रही है। लेकिन रास्ते में जोधपुर लीजियन की मुलाकात हो जाती है आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह से। आहुआ पड़ता है पाली, ठीक है। तो आहुआ पाली में यहाँ का ठाकुर होता है कुशाल सिंह। कुशाल सिंह इन सैनिकों को शरण देता है और इन सैनिकों की जो है रक्षा भी करता है, ठीक है। इनको शरण भी देता है, इनकी रक्षा भी करता है, इनको भोजन पानी भी उपलब्ध करवाता है और इनका नेतृत्व भी कर रहा है, ठीक है। ये बात आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। अब देखो बात करें तो यहां जो आहुआ है, आहुआ में आकर जोधपुर लीजियन के सैनिक शामिल हो गए। अब इसी आहुआ में एक आलणियावास जगह है, आलणियावास। आलणियावास का ठाकुर था जिसका नाम था अजीत सिंह। आलणियावास का ठाकुर अजीत सिंह, वो भी अपनी सेना लेकर आ जाता है और वो भी इन क्रांतिकारियों में शामिल हो जाता है। अब देखो यहाँ आहुआ में कौन कौन सी सेना इकट्ठी हो रही है। आहुआ में देखो एक तो जोधपुर लीजियन आ चुकी है, आहुआ का ठाकुर है कुशाल सिंह, उसकी खुद की सेना है। आलणियावास का ठाकुर है अजीत सिंह, वो भी सेना लेकर यहां पर आ जाता है, ठीक है। और अगर हम बात करें तो यहीं पर ही आसोपा का ठाकुर है शिव सिंह। आसोपा यहां का ठाकुर है जिसका नाम है शिव सिंह। शिव सिंह भी अपनी सेना लेकर आहुआ पाली में पहुंच रहा है, ठीक है। शिव सिंह भी यहां पर पहुंच गया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो गुल्लर का ठाकुर है बिशन सिंह, वो भी अपनी सेना लेकर यहां पहुंच रहा है, ठीक है। तो गुल्लर का ठाकुर जिसका नाम है बिशन सिंह, बिशन सिंह भी अपनी सेना लेकर कहां आ गया है, आहुआ में आ गया है। और हम बात करें तो डीसा नगर गुजरात, डीसा नगर कहां पड़ता है, गुजरात। डीसा नगर में गुजरात में भी सैनिकों ने विद्रोह किया और वो सैनिक भी कहां जा रहे थे, दिल्ली की तरफ जा रहे थे। तो रास्ते में वो सैनिक भी कहां आए, आहुआ पाली में आए, ठीक है। कुशाल सिंह ने इनको भी शरण दी, ठीक है। तो अब यहां पर एक सेना और आ गई, कौन सी सेना, डीसा नगर। डीसा नगर गुजरात की सेना भी यहां पर आ गई, ठीक है। तो आहुआ में देखो कौन कौन सी सेना इकट्ठी है। आहुआ में जोधपुर लीजियन की सेना आ चुकी है। आहुआ में आहुआ का ठाकुर था कुशाल सिंह, उसकी खुद की सेना भी यहां पर बैठी है, ठीक है। आलणियावास का ठाकुर था अजीत सिंह, उसकी सेना भी आहुआ पाली आ जाती है। ठाकुर बिशन सिंह है गुल्लर का, उसकी सेना भी आहुआ पाली आ जाती है। आसोपा का ठाकुर है शिव सिंह, उसकी सेना भी आहुआ पाली में आ जाती है। और डीसा नगर गुजरात की सैनिक टुकड़ी भी आकर इन्हीं क्रांतिकारियों में शामिल हो जाती है, ठीक है। तो यहां तक की बात आपको समझ में आई। अब मैं थोड़ा सा यहां से मिटाकर यहां पर वापस से लिखूंगा इसको, ठीक है। तो अब देखो आगे क्या घटनाक्रम हो रहा है। तो देखो सारी की सारी सेना कहां आकर इकट्ठी हो गई, सारी की सारी सेना आकर आहुआ में इकट्ठी हो गई है, ठीक है। अब आहुआ का ठाकुर है जिसका नाम है कुशाल सिंह चंपावत। कुशाल सिंह चंपावत ये इन क्रांतिकारियों का नेतृत्व कर रहा है, ठीक है। डीसा नगर की कई जगह की यहां पर सेनाएं आकर इकट्ठी हो चुकी है। सामने अगर हम बात करें तो सामने है अंग्रेज, ठीक है। तो सबसे पहले अंग्रेज जो है वो तख्त सिंह को कहते हैं, ठीक है। जो यहाँ का मारवाड़ का शासक है उसका नाम क्या था, मारवाड़ शासक का नाम था तख्त सिंह, तख्त सिंह, ठीक है। तो अंग्रेज सबसे पहले तख्त सिंह को कहते हैं कि भाई तुम्हारे यहाँ आहुआ में खूब सारे क्रांतिकारी इकट्ठा हैं, उनके ऊपर कार्रवाई की जाए और उनका दमन किया जाए। तो जो यहाँ का शासक है तख्त सिंह, तख्त सिंह अपने सेनापति ओनार सिंह के नेतृत्व में सेना भेजता है, ठीक है। तख्त सिंह का सेनापति है जिसका नाम है ओनार सिंह। ओनार सिंह अपनी सेना लेकर आता है, इधर से क्रांतिकारियों की सेना आती है और इन दोनों के बीच में बिथोड़ा का युद्ध होता है, ठीक है। कौन सा युद्ध हो रहा है, बिथोड़ा का युद्ध। कब हो रहा है, 8 सितंबर 1857 को बिथोड़ा का युद्ध हो रहा है। इस बिथोड़ा के युद्ध में क्रांतिकारियों की सेना तख्त सिंह के सेनापति ओनार सिंह की सेना को बुरी तरह से पराजित करते हैं, ठीक है। यानी कि बिथोड़ा का युद्ध, पहली बात तो किस किस के बीच हुआ, तो बिथोड़ा का जो युद्ध है वो तख्त सिंह के सेनापति ओनार सिंह और क्रांतिकारियों के बीच हुआ। इस युद्ध का क्या परिणाम निकला,
तो इस युद्ध में, भिथोड़ा के युद्ध में क्रांतिकारियों की विजय हुई। तख्त सिंह का सेनापति ओनाड सिंह इस युद्ध में हार गया। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, हार कर ये सेना वापस चली गई। लेकिन अंग्रेज चुप नहीं बैठे, अंग्रेजों ने अब की बार खुद की सेना भेजी। ठीक है, एजीजी ने अपनी सेना भेजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल ने अपनी सेना भेजी, और अपनी सेना का जो सेनापति है वो बनाया था मेक मोशन को। मेक मोशन जो था वो मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट भी था, तो मेक मोशन को अपना सेनापति बनाया और भेजा। ठीक है, और इनके बीच में यानी कि अंग्रेजों के बीच में और क्रांतिकारियों के बीच में और जाकर युद्ध हुआ। पहला युद्ध हुआ भिथोड़ा का युद्ध, और जो सेकंड नंबर युद्ध हुआ इनके बीच में उसको कहा जाता है रूपावास या चेलावास का युद्ध। रूपावास या चेलावास का युद्ध। और ये कब हुआ है, तो ये 8 सितंबर को हुआ। इसके 10 दिन बाद 18 सितंबर 1857 को ये रूपावास या चेलावास का युद्ध हुआ है। ठीक है, इस रूपावास या चेलावास के युद्ध में फिर से क्रांतिकारियों की सेना ने अंग्रेजों की सेना को पराजित कर दिया। ठीक है, और जो अंग्रेज सेनापति था मेक मोशन, इस मेक मोशन की गर्दन काटी, और गर्दन काटकर इसकी गर्दन को आउवा दुर्ग पर क्रांतिकारियों ने टांग दिया। ठीक है, तो ये जो रूपावास या चेलावास का युद्ध है इसे गोरा काला का युद्ध भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि एक तरफ गोरे अंग्रेज और दूसरी तरफ हम लोग काले क्रांतिकारी, तो इसको क्या कहा जाता है, गोरा और काला का युद्ध भी कहा जाता है। और इस युद्ध में भी किसकी जीत हुई है, क्रांतिकारियों की जीत हुई है। अब अंग्रेज एकदम से परेशान हो गए, तो ये बात पहुंच गई भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग के पास। लॉर्ड कैनिंग ने आउवा के क्रांतिकारियों से निपटने के लिए एक संयुक्त सेना का गठन किया। ठीक है, तो संयुक्त सेना का गठन कौन कर रहा है, लॉर्ड कैनिंग कर रहा है। ठीक है, अब तीसरे नंबर पे आएगी संयुक्त सेना। ठीक है, संयुक्त सेना आएगी और संयुक्त सेना आकर क्या करेगी, क्रांतिकारियों को पराजित करेगी। इस संयुक्त सेना का जो नेतृत्व है वो कौन कर रहा है, कर्नल होम्स कर रहा है। ठीक है, सारा लिखवा दूंगा मैं आगे, एक बार कहानी सुन लो आप लोग। तो इस संयुक्त सेना का नेतृत्व कर्नल होम्स कर रहा है। ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत जब ये देखता है कि भाई अंग्रेज बहुत बड़ी सेना लेकर आ रहे हैं, तो कुशाल सिंह चंपावत आउवा की जिम्मेदारी अपने भाई पृथ्वी सिंह को सौंप देता है। ठीक है, अपने भाई पृथ्वी सिंह को सौंपकर कुशाल सिंह खुद निकल जाता है कोठारिया गांव। ठीक है, कहां चला गया, आउवा से कोठारिया गांव चला गया, और कोठारिया गांव का ठाकुर था जिसका नाम था जोध सिंह। ठीक है, तो जोध सिंह क्या करता है, कुशाल सिंह चंपावत को शरण देता है। अंग्रेज आउवा पर हमला करते हैं। आउवा पर हमला करके अंग्रेज जो है वो यहां पर जो मंदिर है सुगाली माता का मंदिर, कुशाल सिंह चंपावत की कुल देवी है सुगाली माता, सुगाली माता मंदिर पर हमला करते हैं। सुगाली माता की जो मूर्ति है उसको, मंदिर को तो ध्वस्त कर देते हैं और मूर्ति को अपने साथ ले जाते हैं। ठीक है, सुगाली माता कौन है, तो सुगाली माता मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखना। सुगाली माता जो है ये ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की कुल देवी है। ठीक है, सुगाली माता की जो मूर्ति है उसमें 10 सिर और 54 हाथ की मूर्ति है। ठीक है, 54 हाथ बनाए हुए, 10 सर बनाए हुए, और सुगाली माता को 1857 की क्रांति की देवी कहा जाता है। ठीक है, 1857 के क्रांतिकारियों की आराध्य देवी भी इनको कहा जाता है। तो ये मेन बात हो गई किसकी, जो हमारा एरिनपुरा में विद्रोह था उसकी। ठीक है, भिथोड़ा का युद्ध हो रहा है जिसमें तख्त सिंह की सेना, ओनाड सिंह मतलब तख्त सिंह का सेनापति था ओनाड सिंह, उसकी सेना को क्रांतिकारियों ने पराजित किया 8 सितंबर 1857 को। 10 दिन बाद अंग्रेज 18 सितंबर को फिर से सेना ले आए। रूपावास या चेलावास का युद्ध लड़ा। अंग्रेज सेनापति मैक मोशन था, क्रांतिकारी फिर से जीते। अंग्रेज सेनापति मैक मोशन का गला काटकर आउवा दुर्ग पर क्रांतिकारियों के द्वारा टांग दिया गया। तीसरी बार अंग्रेज जो है वो लॉर्ड कैनिंग के कहने पर संयुक्त सेना लेकर आए। इस संयुक्त सेना का जो नेतृत्व है वो कर्नल होम्स के द्वारा किया गया था। ठीक है, और इस संयुक्त सेना ने आउवा पर हमला करा, आउवा को जीता। ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत
आउवा की जिम्मेदारी अपने भाई पृथ्वी सिंह को सौंपकर कोठारिया गांव चले गए। कोठारिया गांव के ठाकुर जोध सिंह ने इनको शरण दी। ठीक है, कुछ समय बाद में जब ये यहाँ पर विद्रोह दबा दिया गया तो 1860 के अंदर 1860 में कुशाल सिंह चंपावत ने अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। अंग्रेजों ने एक टेलर कमीशन बनाया। अब ये जो टेलर कमीशन है, इस टेलर कमीशन ने कुशाल सिंह चंपावत को रिहा कर दिया। ठीक है, और 1864 में जाकर ये ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की मृत्यु हो गई अजमेर के अंदर। तो ये जो पूरी कहानी है ये किससे रिलेटेड है? एरिनपुरा से रिलेटेड है। अब इसको हम नोट डाउन कर लेते हैं। इसके बाहर कहीं नहीं जाएगा, बस आप लोग इतना ही पढ़ लीजिए, मोर देन इनफ है। ठीक है, तो एरिनपुरा का विद्रोह कब हुआ? 21 अगस्त 1857। सैनिक टुकड़ी जोधपुर लीजियन प्लस पूर्विया सैनिक यहां पर तैनात थे। और अगर बात की जाए तो नारा क्या था? नारा था चलो दिल्ली मारो फिरंगी। किसके द्वारा दिया गया? शिवदास सिंह के द्वारा ये नारा दिया गया था। ठीक है, और अगर बात की जाए तो नेता कौन है? नेता के लिए आपको कोड याद रखना है, म सोता, मैं से मोती खां, सो से शीतल प्रसाद, ता से तिलक राम। मारवाड़ का शासक था इस वक्त तख्त सिंह। ठीक है, राजस्थान का एजीजी कौन था? एजेंट टू गवर्नर जनरल था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। ठीक है, तो हुआ क्या? एजीजी के कहने पर, अब पूरी कहानी लिख लेते हैं। एजीजी के कहने पर तख्त सिंह ने जोधपुर लीजियन को एजीजी ऑफिस की सुरक्षा हेतु भेजा। एजीजी ऑफिस की सुरक्षा हेतु भेजा। ठीक है, 21 अगस्त 1857 को जोधपुर लीजियन ने विद्रोह किया तथा दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। ठीक है, रास्ते में कहां पहुंचे? आउवा पहुंचे, और आउवा का ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत इनको शरण देता है। ठीक है, तो अब आगे हम बात करते हैं कि आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने इनको शरण दी। आउवा पड़ता है पाली। आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने इनको शरण दी तथा क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया। ठीक है, अब यहीं पर हम लिख लेते हैं सुगाली माता के बारे में कि सुगाली माता कौन है। सुगाली माता जो है ये ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की कुल देवी है। ठीक है, जो कुशाल सिंह चंपावत है इनकी कुल देवी कुशाल सिंह चंपावत की कुल देवी। ठीक है, 10 सिर व 54 हाथ वाली प्रतिमा है। 10 सिर व 54 हाथ वाली प्रतिमा है। जो देवी की प्रतिमा है उसमें 10 सिर व 54 हाथ है। और अगर बात की जाए तो 1857 की क्रांति की देवी कहा जाता है। ठीक है, ये जो सुगाली माता है इनको 1857 की क्रांति की देवी कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन कर लेना। ठीक है, और एक और ध्यान रख लेना कि 1857 के क्रांतिकारियों की आराध्य देवी भी इनको कहा जाता है। ठीक है, अब ये जो मूर्ति है
इसको अंग्रेज जो है वो मंदिर को ध्वस्त कर कर तोड़ के ले गए थे। तो पहले तो ये मूर्ति अजमेर में थी, अजमेर संग्रहालय में, लेकिन अब ये मूर्ति कहां पर रखी हुई है? तो अब ये मूर्ति वागड़ संग्रहालय पाली में रखी हुई है। ठीक है, मूर्ति जो है माता की ये कहां रखी हुई है? वागड़ संग्रहालय पाली के अंदर ये मूर्ति रखी हुई है। ठीक है, अब देखो बात करेंगे आउवा पाली में कहां कहां की सेना पहुंची। तो आउवा पाली में एक तो जोधपुर लीजियन की सेना पहुंच गई, ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत था, इसकी खुद की सेना थी। देखो जो ठाकुर लोग थे ना, ये ठाकुर लोग अंग्रेजों से नाराज थे, क्योंकि पहले क्या होता था कि किसानों से लगान इकट्ठा करने का काम ठाकुर करते थे और ठाकुर अपना हिस्सा रखकर आगे उसको ट्रांसफर करते थे। लेकिन जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने क्या किया, सीधे ही किसानों से टैक्स लेना शुरू कर दिया। तो बीच में से ठाकुरों का रोल खत्म हो गया था। तो इसलिए जो ठाकुर थे वो अंग्रेजों के खिलाफ थे। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे आउवा में आलणिया वास के ठाकुर अजीत सिंह, आलणिया वास के ठाकुर अजीत सिंह, गुल्लर के ठाकुर बिशन सिंह, आसोपा के ठाकुर शिव सिंह। ठीक है, डीसा नगर गुजरात के सैनिक, ठीक है, भी शामिल हो गए। ठीक है, आउवा सेना में आलणियावास के ठाकुर, गुल्लर के ठाकुर, आसोपा के ठाकुर, डीसा नगर के सैनिक भी शामिल हो गए। ठीक है, अब इनके बीच में क्या होता है? बिथोड़ा का युद्ध होता है, रूपावास या चेलावास का युद्ध होता है और संयुक्त सेना से युद्ध होता है। 3 युद्ध होंगे, तो तीनों युद्धों के बारे में हम लिख लेते हैं। ठीक है, एरिनपुरा ही चल रहा है, काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही खतरनाक तरीके से यहाँ पर क्रांति हुई थी और एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन इस मतलब एरिनपुरा में से पूछे जाते हैं। तो एरिनपुरा को बहुत ज्यादा ध्यान से करना है। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है इनके बीच में? बिथोड़ा का युद्ध हो रहा है। बिथोड़ा का युद्ध कहां हुआ है? बिथोड़ा का युद्ध हुआ है पाली में। कब हुआ है? 8 सितंबर 1857 को हुआ है। ठीक है, इस युद्ध में क्या हुआ? इस युद्ध में क्रांतिकारियों ने जोधपुर के शासक तख्त सिंह के सेनापति ओनाड़ सिंह को पराजित किया। ओनाड़ सिंह को पराजित किया। ठीक है, बस इतना से इसमें ध्यान रखना है, क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद में जो सेकंड नंबर युद्ध हुआ है उसका नाम है रूपावास या चेलावास का युद्ध। रूपावास या चेलावास का युद्ध, ये युद्ध भी कब हुआ है? रूपावास या चेलावास पड़ता है पाली में, और ये युद्ध हुआ है 10 दिन बाद, 18 सितंबर 1857 को ये युद्ध हुआ है, रूपावास या चेलावास का युद्ध। ठीक है, इसमें क्रांतिकारियों ने एजीजी की सेना को पराजित किया था और अंग्रेज सेनापति मैकमोहन का गला काटकर आउवा दुर्ग पर टांग दिया था। ठीक है, तो इस युद्ध में क्रांतिकारियों ने एजीजी की सेना को पराजित किया तथा अंग्रेज सेनापति मैकमोहन
मैक मोशन की गर्दन काटकर आउवा दुर्ग पर टांग दी। आउवा दुर्ग पर टांग दी। ठीक है। अब देखो इस युद्ध को और क्या कहा जाता है, तो इस युद्ध को गोरा काला युद्ध भी कहा जाता है। गोरा काला युद्ध भी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रख लेना, गोरा काला युद्ध भी इसको कहा जाता है। मैक मोशन की गर्दन काटकर कहां टांग दी, आउवा दुर्ग पर टांग दी। अब यहीं पर थोड़ा सा स्टार बनाकर लिख देता हूं, मैक मोशन की समाधि। मैक मोशन की समाधि, मैक मोशन की समाधि कहां है, तो आउवा पाली में है। ठीक है, इसे ऊंटों की समाधि भी कहते हैं, इसे ऊंटों की समाधि भी कहते हैं। ठीक है, और क्या बात यहां ध्यान रखनी है, तो यहां पर रेबारी जाति के जो लोग हैं वो मन्नत मांगने के लिए आते हैं। ठीक है, तो यहां पर राइका या रेबारी जाति के लोग मन्नत मांगने आते हैं, मन्नत मांगने आते हैं। ठीक है, तो रूपावास चेलावास के युद्ध में भी क्रांतिकारी जीत रहे हैं। अब ये बात पहुंच जा रही है भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग के पास। ठीक है, इसको मिटा रहा हूं, नोट डाउन कर लेना। लॉर्ड कैनिंग के पास में जब ये बात पहुंचती है तो लॉर्ड कैनिंग एक संयुक्त सेना का गठन करते हैं। ठीक है, अब यही संयुक्त सेना जाकर क्या करेगी, क्रांतिकारियों का दमन करेगी। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक हो जाएगा संयुक्त सेना का गठन। संयुक्त सेना का गठन किसके द्वारा किया गया, तो लॉर्ड कैनिंग द्वारा किया गया। कैनिंग द्वारा किया गया। ठीक है, नेतृत्वकर्ता, इसका नेतृत्वकर्ता कौन था, तो कर्नल होम्स। ठीक है, कर्नल होम्स जो था इसका नेतृत्व करता था। इसमें कौन सी सैनिक टुकड़ियां थी, जो संयुक्त सेना बनाई गई, इस संयुक्त सेना में कौन सी सैनिक टुकड़ियां थी, तो इस संयुक्त सेना में दो सैनिक टुकड़ियां थी। पहली तो सैनिक टुकड़ी थी नसीराबाद, नसीराबाद की सैनिक टुकड़ी थी, और दूसरी अगर बात की जाए तो पालनपुर गुजरात की सैनिक टुकड़ी थी। पालनपुर गुजरात की सैनिक टुकड़ी थी। ठीक है, यह बात भी आपको ध्यान में रखनी है कि यहां पर पालनपुर गुजरात की सैनिक टुकड़ी भी शामिल थी। और देखो अगर बात की जाए तो जनवरी 1858 को संयुक्त सेना ने आउवा पर हमला किया। ठीक है, कुशाल सिंह चंपावत अपने भाई पृथ्वी सिंह को आउवा की जिम्मेदारी सौंपकर कोठारिया गांव चला गया। कुशाल सिंह चंपावत अपने भाई पृथ्वी सिंह, अपने भाई पृथ्वी सिंह को आउवा की जिम्मेदारी सौंपकर, आउवा की जिम्मेदारी सौंपकर कोठारिया गांव चला गया, जहां ठाकुर जोध सिंह ने इसको शरण दी। ठीक है, इसको मतलब ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत को शरण दी। ठीक है, सलूम्बर के ठाकुर केसरी सिंह ने आउवा के महिलाओं तथा बच्चों को शरण दी, महिलाओं तथा बच्चों को शरण दी।
ठीक है। अंग्रेजों ने सुगाली माता का मंदिर ध्वस्त कर दिया, ध्वस्त कर मूर्ति अपने साथ ले गए। ठीक है। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत 1860 में अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण करते हैं। अंग्रेज एक टेलर कमीशन बनाते हैं। टेलर कमीशन कुशाल सिंह चंपावत को रिहा कर देती है। 1864 में कुशाल सिंह चंपावत की अजमेर में मृत्यु हो जाती है। तो ये बात भी हम लिख लेते हैं। (1860) में ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने अंग्रेजों के आगे आत्मसमर्पण किया। ठीक है। टेलर कमीशन ने कुशाल सिंह को रिहा कर दिया। ठीक है। कुशाल सिंह की मृत्यु, ठाकुर कुशाल सिंह की मृत्यु 1864 में हुई है और अजमेर में हुई है। तो ये जो क्रांति थी ये थी हमारे एरिनपुरा में क्रांति। एरिनपुरा के बाद में हम बात करेंगे कोटा में विद्रोह। और कोटा में जो विद्रोह हुआ वो आम जनता का विद्रोह था और सबसे खतरनाक जनता के द्वारा किया गया विद्रोह था। 15 अक्टूबर 1857 को ये विद्रोह हुआ था। तो नेक्स्ट हेडिंग लगानी है हमें कोटा में विद्रोह। टॉपिक देखो थोड़ा सा बढ़ा जाएगा लेकिन इसके बाहर कहीं नहीं जाएगा। आप डोंट वेरी रहिए, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, इसके बाहर कहीं नहीं जाना है। तो नेक्स्ट हो जाएगा कोटा में विद्रोह। कोटा में विद्रोह कब हुआ है? 15 अक्टूबर 1857 को कोटा में विद्रोह हुआ है। यह आम जन का विद्रोह था। यह आम जन का विद्रोह था। सैनिक टुकड़ियां, यहां पर कौन सी सैनिक टुकड़ियां थी? तो यहां पर नारायणी प्लस भवानी सैनिक टुकड़ियां थी। ठीक है। 1857 का सबसे बड़ा जन विद्रोह जनता के द्वारा किया गया, राजस्थान की बात हो रही है। 1857 का सबसे बड़ा जन विद्रोह था जिसमें राजकीय सेना भी शामिल थी, जिसमें राजकीय सेना भी शामिल थी। ठीक है। कोटा का शासक कौन था इस वक्त? तो कोटा का शासक था राम सिंह सेकिन। कोटा का शासक था राम सिंह सेकिन। कोटा का पॉलिटिकल एजेंट कोटा का जो पॉलिटिकल एजेंट था इस वक्त उसका नाम था कर्नल बर्टन या मेजर बर्टन भी आपको नाम देखने को मिल सकता है। मेन आपको बर्टन याद रखना है, कोट में बटन। ठीक है। तो कोटा का पॉलिटिकल एजेंट हो गया, कोट में बटन, मेजर बर्टन हो गया। ठीक है। और देखो अगर बात की जाए तो नेता 1857 की क्रांति के कोटा में नेता कौन थे? तो कोटा में नेता थे जयदयाल प्लस मेहतर खां। ठीक है। ये दो यहां के नेता थे। ठीक है। सॉरी, मेहतर खां नहीं, मेहराब खां कर लो इसको। मेहतर खां नहीं है, मेहराब खां। तो ये दोनों कौन थे? यहाँ के नेता थे। अब देखो बात ऐसी हुई
कि जो कोटा का पॉलिटिकल एजेंट था कर्नल बर्टन, कर्नल बर्टन को, ठीक है, कर्नल बर्टन को एक अंग्रेज अधिकारी था, नीमच का अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम था मैकडोनल्ड, मैकडोनल्ड, ठीक है, मैकडोनल्ड। अब ये जो मैकडोनल्ड है, मैकडोनल्ड ने कर्नल बर्टन को अपने पास बुलाया। कर्नल बर्टन कोटा छोड़कर मैकडोनल्ड के पास में चला गया, ठीक है। तो इसका फायदा उठाने की सोची जयदयाल और मेहराब खान ने। जयदयाल और मेहराब खान ने देखा कि भाई कर्नल बर्टन जो है ये अजमेर यहाँ पर सॉरी ये कोटा में उपस्थित नहीं है मेजर बर्टन, तो इसलिए क्यों ना कोटा पर हम मतलब हमला किया जाए, विद्रोह किया जाए और अंग्रेजों को यहाँ से भगा दिया जाए। कर्नल बर्टन को ये बात पता चल गई, तो कर्नल बर्टन जो है वो वापस से कोटा आ गया। कोटा आकर कर्नल बर्टन ने जयदयाल और मेहराब खां को पकड़ लिया, इनको गिरफ्तार कर लिया और इनको दंड देने का प्लान बनाने लगा, इनको सजा देने का प्लान बनाने लगा। तो यहीं पर एक व्यक्ति निकल कर आता है जिसका नाम है नंदलाल। नंदलाल नाम का एक व्यक्ति आता है। ये नंदलाल भी एक सैनिक है। ये नंदलाल जाकर जो कोटा की आम जनता है उनको इस बारे में सूचना दे देता है। इससे कोटा की जो आम जनता है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। गुस्सा हो जाती है तो कोटा की जनता क्या करती है, कोटा के शासक राम सिंह सेकंड को कोटा के महल के अंदर ही नजरबंद कर देती है, ठीक है। कर्नल बर्टन इस विद्रोह में मारा जाता है। कर्नल बर्टन के दो पुत्र हैं, एक का नाम है फ्रैंक और दूसरे का नाम है आर्थर। फ्रैंक और आर्थर भी इसके अंदर मारे जाते हैं, ठीक है। तो फ्रैंक और आर्थर भी इसके अंदर मारे गए, ठीक है। तो ये जो था ये कोटा का विद्रोह था। लास्ट में 30 जनवरी 1858 को कोटा वापस से अंग्रेज जीत लेते हैं, ठीक है। तो ये मेन बातें हमको लिखनी है। नीमच के अंग्रेज अधिकारी, नीमच के अंग्रेज अधिकारी मैकडोनल्ड के कहने पर बर्टन नीमच गए। जयदयाल ने बर्टन की अनुपस्थिति का फायदा उठाना चाहा, ठीक है। बर्टन ने कोटा लौटकर जयदयाल प्लस मेहराब खां को गिरफ्तार किया तथा दंडित करने की योजना बनाने लगे, ठीक है। नंदलाल नामक व्यक्ति कोटा के आम जनों को इसकी सूचना दे देता है कि भाई ये जो बर्टन है ये जयदयाल और मेहराब खां को फांसी देने वाला है, ठीक है। तो आगे इसकी कहानी लिख लेते हैं हम। समझ आपने ली है, बस कहानी लिखनी है ताकि क्या है कभी आपको पढ़ना हो तो कोई दिक्कत ना आए। नंदलाल नामक व्यक्ति ने इसकी सूचना आम जनता को दी, ठीक है। कोटा विद्रोह में कर्नल बर्टन, उसके दो पुत्र फ्रैंक व आर्थर तथा डॉक्टर कॉटम मारे गए, ठीक है।
तो इस विद्रोह में क्या हुआ, बर्टन मारा गया, उसके पुत्र फ्रैंक और आर्थर मारे गए, और एक डॉक्टर था जिसका नाम था डॉक्टर कॉटम, तो डॉक्टर कॉटम भी इसमें मारे गए थे। ये क्वेश्चन भी इसमें पूछा गया है कि कौन से विद्रोह में फ्रैंक आर्थर और डॉक्टर कॉटम मारे गए थे, तो कोटा के विद्रोह में मारे गए थे। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, आम जनता ने कोटा के शासक राम सिंह सेकंड को नजरबंद कर दिया, नजरबंद कर दिया, जिन्हें करौली के मदन पाल सिंह ने छुड़वाया। करौली के शासक मदन पाल सिंह, करौली के शासक मदन पाल सिंह ने छुड़वाया। ठीक है, तो अंग्रेज मदन पाल सिंह से खुश हो गए। करौली की सलामी तोपों की संख्या 17 कर दी गई, कोटा के सलामी तोपों की संख्या 17 से घटाकर 13 कर दी गई। ठीक है, और मदन पाल सिंह को ग्राउंड कमांडर स्टार अवार्ड भी दिया गया। ठीक है, तो नेक्स्ट एक दो लाइन और है इसमें, वो भी नोट डाउन कर लीजिए। तो अगर नेक्स्ट अगर बात की जाए तो अंग्रेजों ने कोटा की सलामी तोपों की संख्या, सलामी तोपों की संख्या 17 से 13 कर दी, तथा करौली की सलामी तोपों की संख्या 17 कर दी। मदन पाल सिंह को अंग्रेजों ने ग्राउंड कमांडर स्टार अवार्ड दिया। ठीक है, और लास्ट लाइन लिख लेना, 30 जनवरी 1858 को अंग्रेजों ने कोटा पुनः जीत लिया। ठीक है, तो ये मेन बात हो गई कोटा में विद्रोह की। कोटा के बाद में हम बात करेंगे धौलपुर में विद्रोह। ठीक है, 27 अक्टूबर 1857 को हुआ है धौलपुर में विद्रोह। ठीक है, छोटा सा ही है, ज्यादा कुछ बड़ा नहीं है। सैनिक छावनियों वाले विद्रोह खत्म हो गए हैं, बस एक थोड़ा सा हमको टोक वाला ध्यान में रखना है, वो अभी लास्ट में आएगा। तो उससे पहले हमको देखना है धौलपुर में विद्रोह। नेक्स्ट हो गया धौलपुर में विद्रोह। धौलपुर में विद्रोह कब हुआ है? तो धौलपुर में विद्रोह जो है वो हुआ है 27 अक्टूबर को। ठीक है, 27 अक्टूबर 1857 को, 27 अक्टूबर 1857 को विद्रोह हुआ है। ठीक है, यहां पर विद्रोह किसने किया? किसने किया विद्रोह? तो ग्वालियर प्लस इंदौर की सैनिक टुकड़ियों ने। ठीक है, नेता, इसके नेता कौन थे? तो कोड याद रख लेना, हीरा दे। हीरा दे, ही से हो गया हीरालाल, रा से हो गया रामचंद्र, और दै से हो गया देवा गुज्जर। इन्होंने यहां पर मतलब क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था। देखो, ग्वालियर और इंदौर की जो सैनिक टुकड़ियां थी ये दिल्ली जा रही थी, तो दिल्ली जाते जाते रास्ते में भरतपुर आया, भरतपुर पे इन्होंने कब्जा किया, भरतपुर को इन्होंने खूब लूटा। ठीक है, नेता कौन हो गए? तो हीरा दे। हीरा दे मतलब हीरालाल, रामचंद्र और देवा गुज्जर। ठीक है, देवा गुज्जर के बारे में और ध्यान रख लेना कि देवा गुज्जर ने इरादत नगर
इरादत नगर अलवर में शाही खजाने को लूटा, शाही खजाने को लूटा। शाही खजाना या अंग्रेज खजाना जो भी था उसको इन्होंने लूटा। ठीक है। पटियाला, पटियाला से आई अंग्रेज सेना ने इन क्रांतिकारियों का दमन किया। ठीक है। तो ये मेन बात हो गई धौलपुर में विद्रोह। धौलपुर के बाद में अलवर में विद्रोह, आपको बस 2 लाइनें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हो जाएगा अलवर में विद्रोह, अलवर में विद्रोह। तो आपको बस यहां 2 लाइनें याद रखनी है कि अलवर शासक विनय सिंह, अलवर का जो शासक था उसका नाम था विनय सिंह। अलवर शासक विनय सिंह ने अंग्रेजों की सहायता हेतु सेना प्लस तोपखाना भेजा। ठीक है, सेना और तोपखाना इन्होंने भेजा। अलवर के बाद में लास्ट में हमको ध्यान रखना है टोंक में विद्रोह। ठीक है, टोंक में क्रांति। तो आज का जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो क्या है? टोंक में क्रांति। टोंक में क्रांति। ठीक है, टोंक का शासक नवाब वजीरुद्दौला, वजीरुद्दौला। ठीक है, टोंक राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत थी, एकमात्र मुस्लिम रियासत थी। ठीक है, नेता कौन थे भैया? जो टोंक में क्रांति हुई, इस टोंक की क्रांति के नेता कौन थे? तो आपको 2 नाम याद रखना है। पहला नाम तो याद रखना है आपको तात्या टोपे, और जो दूसरा नाम है वो आपको नाम रखना है मीर आलम खां। तो मीर आलम खां प्लस तात्या टोपे। ठीक है, तात्या टोपे। तो इन 2 नेताओं ने मिलकर यहां पर क्रांति का नेतृत्व किया था। क्रांति का कारण क्या था भैया? क्यों यहां पर क्रांति हुई? तो इसका कारण था सैनिकों को वेतन न देना, सैनिकों को वेतन न देना। देखो इसके पीछे भी एक कहानी है, लेकिन अब मैं कहानी सुनाने लगूंगा ना तो 15 मिनट और लंबी क्लास चली जाएगी, उसमें से आना कुछ भी नहीं है। कहानी सुनने का शौक हो तो कभी मैं और किसी क्लास में आपको ये वाली कहानी बता दूंगा, अभी बताऊंगा तो क्लास काफी लंबी चली जाएगी। आएगा उसमें से कुछ नहीं, जो आएगा मैं वहां पर नोट डाउन कर रहा हूं। ठीक है, तो इसका कारण क्या हो गया? सैनिकों को वेतन न देना। ठीक है, अब लास्ट लाइन इसमें यह ध्यान रख लेना कि तात्या टोपे ने अमीरगढ़ की लड़ाई में, अमीरगढ़ के युद्ध में नवाब वजीरुद्दौला की सेना को पराजित किया। ठीक है, वजीरुद्दौला की जो सेना है, इस सेना को तात्या टोपे ने पराजित कर दिया था। ठीक है, हमको बस इतना ही ध्यान रखना है। एक हमको यहां पर स्टार बनाकर और लिख लेना है ताराचंद पटेल, ताराचंद पटेल। इसके बारे में भी थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना। कौन था? तो ये टोंक निवासी था। ताराचंद पटेल कौन था? टोंक का निवासी था। ठीक है, निम्बाहेड़ा चित्तौड़, निम्बाहेड़ा कहां पड़ता है? चित्तौड़। निम्बाहेड़ा में विद्रोह किया। ठीक है, अंग्रेज अधिकारी जैक्सन, माइकल जैक्सन का पिता होगा ये। ठीक है, अंग्रेज अधिकारी जैक्सन
के आदेश पर ताराचंद पटेल को तोप के आगे लगाकर उड़ा दिया गया। ठीक है, अंग्रेज अधिकारी जैक्सन के आदेश पर ताराचंद पटेल को तोप से उड़ा दिया गया, तोप से उड़ा दिया गया। ठीक है, तो ये बात भी आपको थोड़ी सी याद रख लेनी है ताराचंद पटेल के लिए। ठीक है, तो इसी के साथ में हमारा जो 1857 की क्रांति है वो टॉपिक समाप्त होता है। पहली क्लास और दूसरी क्लास दोनों क्लासों को आप देख लो, इसके बाहर आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है, न आपको किसी बुक की जरूरत है, न आपको किसी प्रकार के नोट्स की जरूरत है। होप आज की क्लास आप लोगों को समझ में आई होगी। अगर आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए। ये जो नोट्स आपको करवाए गए हैं इनको कर लीजिए, मोर देन इनफ है, इसके बाहर कहीं नहीं जाएगा। ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई कीजिए और अपने कर्तव्य पथ पर ऐसे ही बढ़ते रहिए। ओके जी, बाय बाय।